एवरीवन, मैं अविनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। और द हिंदू न्यूज़पेपर में आज हम देखेंगे 1 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उन सभी को कवर करेंगे द हिंदू करंट अफेयर्स के तौर पे। और इसको मैंने शुरू किया था जून महीने से, तो पूरा कंप्लीट जून और जुलाई ख़त्म हो गया है, 2 महीने मैंने करा दिए। तो पीछे के 2 महीने के आपको करंट अफेयर्स एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट्स 2023 करके ऐसा बना रखा है मैंने प्लेलिस्ट, उसमें जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ये सारे पॉइंट्स प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य में। पहला है गोवा में समान नागरिक संहिता, क्या चर्चा हुई है इसको लेके। चुनावी बॉन्ड, भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन से गेहूं को छूट देने की मांग। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ये सब चर्चा में है। इसके अलावा हम देखेंगे गूगल मानचित्र द्वारा जो है सड़क दृश्य सेवा, नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध, अल नजाह विनवैक्स 2022 सैन्य अभ्यास। ये 8 पॉइंट्स आज देखेंगे हम 1 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग। तो पहला हमारा पॉइंट है गोवा में समान नागरिक संहिता, प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य में। कॉन्टेक्स्ट है कि संसदीय पैनल ने गोवा की समान नागरिक संहिता, गोवाज यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। क्या डाला है तो इसको देख लेते हैं एक बार। गोवा नागरिक संहिता गोवा सिविल कोड नागरिक कानूनों का एक सेट है जो इस तटीय राज्य के सभी निवासियों को उनके धर्म जातीयता के बावजूद नियंत्रित करता है। देश भर में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किए जाने की मांग के बीच गोवा नागरिक संहिता ध्यान आकर्षण का विषय बन गई है। गोवा भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है। आपत्तियां क्या हैं इसको लेके। गोवा नागरिक संहिता में विवाह और संपत्ति के विभाजन से संबंधित कानून में कुछ अजीबोगरीब उपबंध हैं जो पुराने हो चुके हैं और समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं। उदाहरण के लिए गोवा नागरिक संहिता में मुस्लिमों सहित किसी धर्म या समुदाय के द्विविवाह या बहुविवाह को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन अपवाद स्वरूप इस कानून में यदि किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 21 वर्ष की आयु तक गर्भ धारण नहीं कर पाती है या 30 वर्ष की आयु तक एक नर संतान को जन्म नहीं दे पाती है, तो उस हिंदू पुरुष को एक बार फिर से शादी करने की अनुमति दी गई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। क्या है समान नागरिक संहिता यूसीसी। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्यतः देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है। संविधान का आर्टिकल 44 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, में कहा गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चूँकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में केवल दिशा निर्देशीय हैं, अतः राज्यों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि आज़ादी के बाद से विभिन्न सरकारों ने भारत की विविधता का सम्मान करने हेतु संबंधित धर्म आधारित नागरिक संहिताओं को भी अनुमति प्रदान की है। तो ये हो गया यूसीसी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसमें चुनावी बॉन्ड। कॉन्टेक्स्ट इसका है कि इस सत्र में चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिया गया दान 10,000 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर गया है। चुनावी बॉन्ड्स या इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। इन बॉन्ड्स के लिए 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किया जाता है। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब 1,000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक ये हो सकता है बॉन्ड्स। इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है। यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए वैध होते हैं। ये बॉन्ड किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। ये बॉन्ड केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं, बशर्ते उसे भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा भारत में निगमित या स्थित होना चाहिए। कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। बॉन्ड्स पर दान देने वालों के नाम का उल्लेख नहीं होता है। तो इसके लिए पात्रता क्या है, केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं, जिन्होंने लोकसभा के लिए पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया है या विधानसभा जैसा भी मामला हो, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
अब इसका क्या है ये आर्गूमेंट्स अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नो इन्फॉर्मेशन ऑन व्हीकल पार्टी रिसीविंग फंडिंग फ्रॉम व्हिच कंपनी। तो नो कैप ऑन नेट प्रॉफिट, सिफोन फॉर ब्लैक मनी। नो ट्रैकिंग फॉर सेल बॉन्ड्स, सिफोन फॉर ब्लैक मनी। ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC क्रॉप, ABC बैंक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सेल टू अदर बायर्स, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया है, इसको आप समझ लेना एक बार। पब्लिक डज नॉट नो, बैंक नोज, फाइनेंस मिनिस्टर नोज, रूलिंग पार्टी नोज हु डोनेट हु फंड्स। अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट, पार्टी डज नॉट नीड टू फाइल दिस फॉर इट IT रिटर्न्स। Intimidation of buyer by ruling party for bonds. Amendment in Representation of People Act. No single donation. Label data has to be shared by the party. तो एनोनिमिटी इन पॉलिटिकल फंड, मतलब इसको लेके बहुत विवाद रहता है, इसको आप समझना एक बार अच्छे से। भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन से गेहूं को छूट देने की मांग। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन से खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडार स्वामित्व, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे पर अस्थायी समाधान निकालने की मांग की है। इसका पृष्ठभूमि क्या है कि उपज की खरीद के लिए भारत की MSP नीति किसानों की आय में सहयोग करने के साथ साथ गरीबों के लिए रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत निर्धारित सीमा से बाहर हो गई थी। WTO कानून के तहत, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कानून के तहत किसानों से इस तरह के मूल्य समर्थन आधारित खरीद को व्यापार विकृत सब्सिडी माना जाता है। वर्तमान में भारत को WTO के एक शांति अनुच्छेद के कारण अस्थायी राहत मिली हुई है। यह अनुच्छेद WTO सदस्य देशों को सब्सिडी सीमा उल्लंघन करने के खिलाफ कानूनी चुनौतियों का सामना करने सुरक्षा प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन शांति अनुच्छेद बाली मंत्री स्तरीय 2013 में सम्मिलित भारत के खाद्य खरीद कार्यक्रमों को सब्सिडी की सीमा के उल्लंघन की स्थिति में विश्व व्यापार संगठनों के सदस्यों की कार्रवाई से बचाता है। खाद्यान्न के सार्वजनिक स्टॉक का निर्यात। विश्व व्यापार संगठन कानून सदस्य देशों को रियायती कीमतों पर खरीदे गए खाद्यान्न के निर्यात से भी रोकता है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हाल के खाद्य संकट की वजह से भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे MSP के तहत खरीदे गए खाद्यान्न भंडार से खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए। सार्वजनिक भंडारण स्वामित्व के लिए अस्थायी समाधान। भारत PSH नीति के अस्थायी समाधान की मांग कर रहा है। हालांकि हाल ही में संपन्न जिनेवा घोषणा 2022 में इस तरह के समाधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, तो इसको लेके काफ़ी चर्चा हुआ है। गुजरात, ये क्या है, सेमीकंडक्टर नीति 2022-27। गुजरात एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के एक भाग के रूप में एक विशेष सेमीकॉन सिटी विकसित करने का भी प्रस्ताव किया है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 के तहत गुजरात सरकार सेमीकंडक्टर्स में निवेश करने या गुजरात के निर्माण प्रदर्शित करने में रुचि रखने वाले उद्यमियों के लिए बिजली, पानी और भूमि शुल्क पर भारी सब्सिडी प्रदान करेगी। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विशिष्ट विद्युत गुण होते हैं जो इसे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आधार के रूप में काम करने में सक्षम बनाते हैं। यह आमतौर पर एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ शर्तों के तहत बिजली का संचालन करता है। व्हाट इज सेमीकंडक्टर यहाँ पे समझाया हुआ है, कुछ इस तरह से ये होता है। इसका न्यूट्रल एंड रीजन, मतलब न्यूट्रॉन, ये P रीजन है, एक्सेप्टर, डोनर, ये प्लस है, ये माइनस है, इलेक्ट्रिकल फॉर यू, तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि हाल ही में रूस के अस्त्रखान बंदरगाह से कंटेनर कैस्पियन सागर को पार करते हुए अंततः अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के शुभारंभ का संकेत देते हुए मुंबई के नाहवा सेवा बंदरगाह पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल, सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा बहुविधिक मल्टी मोड नेटवर्क है। सम्मिलित क्षेत्र इसमें भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप। कानूनी ढांचा क्या है तो INSTC, मतलब वही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के लिए कानूनी ढांचा 2000 में परिवहन पर यूरो एशियाई सम्मेलन में भारत, ईरान और रूस द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते द्वारा प्रदान किया गया है। इस गलियारे का महत्व क्या है?
तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा की परिकल्पना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से काफ़ी पहले की गई थी। INSTC के माध्यम से भारत से ईरान के रास्ते रूस और यूरोप के लिए भेजे जाने वाले माल की परिवहन लागत और समय की बचत होगी और साथ ही यूरेशियन देशों के साथ संपर्कों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। यह मध्य एशिया और फारस की खाड़ी तक माल परिवहन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा बनाने के लिए भारत, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक बहुउद्देशीय परिवहन समझौता, जिसे अशगाबाद समझौता कहा जाता है, के साथ भी तालमेल स्थापित करेगा। यहाँ से इसको मैप के थ्रू समझ सकते हो। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, तो यहाँ पे समझ सकते हो, देख सकते हो। ये रेड में जो है ये न्यू मैरीटाइम रूट है, ये वाला। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्वेज कैनाल रूट है ये पूरा। और ये एग्जिस्टिंग रोड्स है, ये जो डॉट डॉट है ना, ये रोड है, बाय रोड। तो कैसे ये जाएगा आप देख सकते हो। यहाँ से ये मुंबई इंडिया, फिर यहाँ पे बंदर अब्बास, यहाँ पाकिस्तान है, ईरान तेहरान, अमरात, बंदार अंजिल, अस्त्रखान, मॉस्को, रसिया होते होते यहाँ तक, फिर ये इजिप्ट, स्पेन, इंग्लैंड, मतलब ये पूरा यूरोप को जोड़ देगा। ये देख सकते हो, ये डॉट डॉट, ये वाइट वाला एग्जिस्टिंग रोड था, ये ब्लैक ब्लैक वाला रेल नेटवर्क से ये वाला, और ये की कॉरिडोर्स हब हैं ये सब। तो इसको आप समझना अच्छे से, मैप में इसको देख लेना एक बार आप। गूगल मानचित्र द्वारा सड़क दृश्य सेवा। कॉन्टेक्स्ट है कि गूगल 2 स्थानीय कंपनियों जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के सहयोग से भारत में पहली बार स्ट्रीट व्यू सेवाएं शुरू करेगा। गूगल सड़क दृश्य स्ट्रीट व्यू अपने पूरे कवरेज क्षेत्र में निर्दिष्ट सड़कों से 360 डिग्री व्यू प्रदान करता है। जिन 10 शहरों में यह सेवा शुरू की गई है उनमें शामिल है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर और अहमदनगर। इन शहरों में शुरू किया गया है। गूगल ने 2022 के अंत तक 50 से अधिक शहरों में सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। सड़क दृश्य सेवाओं के एक भाग के रूप में गूगल मानचित्र गति सीमा डेटा प्रदर्शित करेगा, जिसे यातायात अधिकारियों द्वारा साझा किया जाएगा। ये सुविधा बेंगलुरु से शुरू होगी। बेंगलुरु में गूगल ट्रैफिक पुलिस के साथ साझेदारी करके ट्रैफिक लाइट के समय को बेहतर तरीके से अनुकूलित करने वाले मॉडल पेश करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये दिखने वाला है, ये गूगल व्यू। नेक्स्ट है नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध। कॉन्टेक्स्ट है कि सरकार नशीली दवाओं से मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है। विवरण क्या है? अधिक मात्रा में जब्त। एजेंसियों ने 2014 से 2021 के बीच 3.3 लाख किलोग्राम जब्त किया है। 2016 से 2013 के बीच यह संख्या 1.52 लाख किलोग्राम थी। अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। नशीली दवाओं से संबंधित मामलों के पंजीकरण में 200% की वृद्धि देखी गई, जबकि इस अवधि के दौरान नशीली दवाओं के मामलों में गिरफ्तारियों का प्रतिशत 260% बढ़ गया है। नशीली दवाओं के खतरे को हल करने के लिए त्रिआयामी सूत्र, संस्थागत संरचना को मजबूत करना, केंद्र और राज्य में सभी नारकोटिक्स एजेंसियों का सशक्तिकरण और समन्वय और जागरूकता अभियान। नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार की जो पहले हैं यह हैं एनकॉर्ड और एन-इडान पोर्टल शुरू किए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली, सीजन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत। यह नशीली दवाओं के अपराधों और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्तियों को मापने के लिए राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग सर्वेक्षण, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त भारत अभियान। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV प्रसार से निपटने के लिए प्रोजेक्ट सनराइज 2016, स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS 1985 किसी व्यक्ति को किसी भी मादक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने या उपभोग करने से रोकता है। राज्य सरकार के कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार 2019 ने ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक टोल फ्री ड्रग रोकथाम हेल्पलाइन नंबर 1908 शुरू किया है। मोबाइल ऐप है ड्रग फ्री हिमाचल। इस ऐप पर लोग पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी, इसकी बिक्री और उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाह विन वैक्स 2022 इस महीने आयोजित होने वाली आगामी सैन्य अभ्यास भारत, ओमान और
ओमान। तीनों सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। सेना अभ्यास अल नजाह, वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज और नौसेना अभ्यास नसीम अल बहार, ये इनका नाम है। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स, इसे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में वियतनाम के अधिकारियों को सक्षम और प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा 1 अगस्त जो है 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे हमारे द हिंदू से प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उन सबको हमने रिवाइज किया। और आप अपने नोट्स में देख लेना ये सारे पॉइंट्स, जैसे गुजरात सेमीकंडक्टर नीति तो बहुत यूजफुल है, तो इस पर आप शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने करंट अफेयर्स के जो आपका नोट्स हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स आप शामिल कर लेना। वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे हम वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।